So, Bismillahirrahmanirrahim. My name is Wasiur Rahman, and I did MSc from GC University Faisalabad and MPhil from Quaid-e-Azam University in particle physics. And now I am doing as a lecturer physics job in government college. तो वेकेशंस हैं, मैंने सोचा कि आपकी प्रिपरेशन कराई जाए, चाहे आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की रिगार्डिंगली प्रिपरेशन करना चाहते हैं या एफपीएससी के रिगार्डिंग प्रिपरेशन करना चाहते हैं। डेफिनेटली जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्वियसली फिजिक्स से ही आते हैं। तो इफ यू आर गुड इन फिजिक्स देन इट इज वेरी इजी टू टैकल एनी काइंड ऑफ टेस्ट। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप फ्रूटफुली, अगर आप फोर्सफुली या आप इंटेंशन के साथ तैयारी करते हो, तो अगर एक बार फुल्ली रगड़ के आपने फिजिक्स को पढ़ लिया, एफएससी और बाकी जो हायर सब्जेक्ट्स उनको कर लिया, तो फिर आप अगर टेस्ट आ जाता है, थोड़ा सा अगर डिले हो जाता है, तो आप उसको विद इन 10 to 15 days आपने तैयारी की, यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, आप रेडी हो जाओगे। तो इसीलिए हमने ये सेशन जल्दी शुरू किया है। अब हम क्योंकि सेकेंड ईयर चैप्टर 12 को शुरू कर रहे हैं, तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे। आवाज नहीं आ रही? ओके, सर बीच में से आवाज आना बंद हो गई थी। नो ऐसे ना करो। ओके नहीं सर सही थी। सर अब आ रही है, पहले दरमियान में रुक गई थी, अब आ रही है। ओके ओके गुड। तो सबसे पहले हम, अच्छा, मेरा जो पढ़ाने का तरीकाकार है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इस सेंस में मैं पहले से ब्रेन स्टॉर्मिंग करवा लेता हूँ कि हम क्या पढ़ने लगे हैं, और उसमें जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं उनको मैं पहले मेंशन कर देता हूँ, और वो फिर बड़ा इजी रह जाता है। हम जब उसको पढ़ते हैं आगे चैप्टर में या टॉपिक में, तो बड़ा इजी हो जाता है उसको अंडरस्टैंड करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टार्ट करते हैं। आपने मेरे साथ एक्टिवली इसके अंदर शामिल होना है। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो कोशिश करिएगा प्रॉम्प्टली आंसर करें, ताकि हम टाइमली इस चीज को कैरी कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड म्यूचुअल? ये म्यूचुअल का क्या मतलब होता है? को बताएगा? दोनों तरफ से अगर फोर्स भी लगाई जाए तो दोनों तरफ से लगाई जाए, दोनों से आप भी एक तरफ फोर्स लगाएं या दोनों बाहमी। बाहमी, बाहमी, शाबाश। कोई और, कोई लेमैन एग्जांपल? शुरू शुरू में जब एफबी को स्टार्ट किया ना, फेसबुक को स्टार्ट किया, तो आता था कि दिस इज म्यूचुअल फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड विद दिस वन। मुझे, हमें नहीं तो समझ आती, क्योंकि उस वक्त एफएससी भी स्टार्ट में थे हम। तो हमने कहा ये पता है म्यूचुअल का फ्रेंड का क्या मतलब होता है, ये म्यूचुअल फ्रेंड कौन सा फ्रेंड होता है? बाद में पता चला जो कि हम दोनों का बाहमी आपस में, मतलब एक ए फ्रेंड है, एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है, और एक सी है, और सी इन दोनों का फ्रेंड है, तो दैट इज अवर म्यूचुअल फ्रेंड। मतलब बी और ए का जो फ्रेंड होगा सी, वो दोनों का म्यूचुअल होगा, आपस में बाहमी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब हम म्यूचुअल की बात करते हैं तो वो आपस की बात होती है। ठीक है, आपस में हम बात कर रहे होते हैं। म्यूचुअल का मतलब, हम म्यूचुअल फोर्स पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो हमारे पास आपस के बीच वाली जो दोनों की आप यस, दोनों के दरमियान में जो फोर्स होगी हम उसको म्यूचुअल फोर्स कहेंगे, और बाहमी फोर्स होगी। ये नहीं है कि सिर्फ एक सिंगल एनिटी की वजह से लग रही है या सिंगल पार्टिकल की वजह से लग रही है, दोनों की वजह से जो फोर्स लग रही होगी उसको हम कहेंगे म्यूचुअल फोर्स। ओके, ठीक है। अच्छा, अब एक और मैं बात करता हूँ। एक एफ फोर्स है, एक एफ फोर्स है, और उसको मैंने किसी एक चीज से डिवाइड कर दिया, एक एंटिटी से डिवाइड कर दिया, उसको मैं कह लेता हूँ एक्स। लेकिन मैं ये क्लेम करता हूं कि तब भी इसकी जो यूनिट्स हैं, इसकी जो डायमेंशन है, वो फोर्स की ही रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, इस एक्स की क्या डायमेंशंस होंगे, क्या यूनिट्स होंगे? वही जो फोर्स के होंगे। क्यों फोर्स के होंगे? ओके ओके, क्योंकि एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अगर तो वो फोर्स के होंगे फॉर एग्जांपल, तो भैया फिर क्या होगा? फिर तो बहुत, फिर तो फोर्स फोर्स से डिवाइड होगा, तो ये तो डायमेंशन लेस बन जाएगा। हाँ, डेफिनेटली गुड आंसर्स। कि अगर कोई चीज डिवाइड कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और डायमेंशन नहीं चेंज हो रही जिसको हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो इसका मतलब है कि जिस चीज से हमने डिवाइड किया वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इट्स काइंड ऑफ ए नंबर, वो उसकी डायमेंशन नहीं है, उसकी वो नंबर है एक,
नेगेटिव पॉजिटिव नॉन जीरो नंबर हो सकता है, लेकिन उसकी डायमेंशन नहीं होंगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके गुड हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो है ये। अब हमने ये तो पढ़ा ही है ना कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अब पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्सेस, जो लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, वो इस तरह से बाहर की तरफ निकल रही होती हैं। ओके गुड हो गया। अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो आपको पॉइंट, ये जो चार्ज नजर आ रहा है ये वाला, ये लेट्स सपोज कर लें ये पॉइंट चार्ज है। ओके गुड हो गया। अब इससे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये जा रही है, आपको नजर आ रही है, ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। प्लीज माइक ऑफ कर दीजिएगा। अरे भाई, ओके, तो ठीक होगी बात। अब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये किसकी वजह से, मुझे ये बताएं। ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके गुड। अब इसका मतलब है कि ये जो पैटर्न है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये कब होता है, जब पॉइंट चार्जेस होते हैं। अब मैं कहता हूं कि नहीं, मेरे पास पॉइंट चार्जेस नहीं है, मेरे पास क्या है, मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। काइंड ऑफ व्हाट, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है जी। अब फर्ज कर लें, क्योंकि फिजिक्स वाले ज्यादा इमेजिन करते हैं और इमेजिनरी वर्ल्ड में ही खास तौर पे रहते हैं, तो फर्ज कर लें कि मेरे पास यहाँ पे एक चार्ज है, मेरे पास यहाँ पे चार्ज है, ये जो आपको डॉटेड सर्कल नजर आ रहा है, ये एक सफियर है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे चार्जेस हैं सारे के सारे, ये जो मैं रेड में इंडिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब अंदर नहीं है चार्ज, यहाँ पे चार्ज कोई नहीं है। ओके होगी बात, ये यहाँ पे चार्ज नहीं है। अब मुझे बताएं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है इसके ऊपर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या उसकी ओरिएंटेशन कैसी होगी। वेल डेफिनेटली मैं इसके अंदर, इसको अगर मैं ये एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लूं, जिसको मैंने यहाँ पे इसको रेड से कर दिया, तो डेफिनेटली यही एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है, ऊपर नहीं होगी। ऐसी है ना, मतलब हमें ये ऐसी नजर आ रही होंगी। अगर मैं इससे ऊपर देखूंगा तो, इसके अंदर जाऊंगा तो और कहानी हो सकती है, लेकिन इसके बाहर जो है वो हमारे पास यही इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आ रही होगी। हाँ, अब देखो, डिस्ट्रीब्यूशन, जो स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वैसी ही नजर आ रही है जैसे कि अगर एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आ रही है। ठीक है ना, उस डिस्ट्रीब्यूशन से ऊपर की साइड पे, डिस्ट्रीब्यूशन से ऊपर की साइड पे, कहने का मकसद है अगर ये डिस्टेंस आर हो और मैं किसी कैपिटल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूं, तो उधर इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरह ही नजर आ रही होगी जैसे कि जैसे कि ऐसे लगेगा कि अंदर सेंटर में क्या पड़ा हुआ है, पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है। आपको ये बात समझ में आ गई है। ठीक है ओके, जी। यस हाँ यस, जी। ओके ओके गुड। ठीक है, तो मैं इसको समराइज करता हूं कि अगर स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस, मतलब हमारे पास एक गेंद है और गेंद के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, और मैं उसके और मतलब उसका अगर रेडियस फॉर एग्जांपल 2 मीटर है, तो मैं उसके 5 मीटर पे चेक कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह की होगी, तो वो बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे कि पॉइंट पे सारे का सारा चार्ज पड़ा हुआ है और उधर से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकली है। अब देखे ना, इसको मैं अगर नीचे की तरफ लेके आऊं फॉर एग्जाम्पल, तो ये ऐसे ही लग रहा है कि ये ओरिजिन से ओरिजिनेट होके आ रही है चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब है कि अगर स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होगा, तो आउटसाइड दैट स्फीयर वो ऐसे ही बिहेव कर रहा होगा जैसे कि वो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। ओके गुड हो गया। इसकी मैं बताऊंगा ये क्यों मैंने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अच्छा, ये बहुत मजे का सवाल है, बहुत मजे का सवाल है, अगर आप इसको समझ पाओ। व्हाई चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, कोई आंसर कर सकता है क्या मेरे अलावा। वर्चुअल फोटॉन्स की वजह से। हाँ, वर्चुअल फोटॉन्स की वजह से। ओ माय गुडनेस, ये कौन है भाई, हु इज देयर, वर्चुअल फोटॉन्स, कौन है, कौन है आप। अच्छा, ये वर्चुअल फोटोन कैसे बताते हैं कि अट्रैक्ट और रिपेल करना है। हम्म,
सर अट्रैक्शन और रिपल्शन तो इसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो बाय नेचर है, हमें इसका होने का नहीं पता कि क्यों रिपेल कर रहे हैं क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं। Yeah, that is the correct thing. अब नंबर ऑफ वे से हम बता सकते हैं कि ये किस तरह से अट्रैक्ट एंड रिपेल करते हैं, किस तरह से, हाउ दे अस्सलामुअलैकुम। अट्रैक्ट। वालेकुम सलाम। सर चार्जेस जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल या कायनात में कोई भी चीज़ है उसका बिहेवियर इस वजह से होता है कि वो स्टेबिलिटी हासिल करना चाहती है। जब Okay. ये एक दूसरे के करीब जाते हैं तो ये अनस्टेबल हो जाते हैं। यानी इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात की जाए या फिर किसी और प्रॉपर्टी की बात की जाए तो वो ओबे नहीं हो रही होती। Okay. तो then why they want to become stable? कायनात की हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है, Okay. इतना ही सर मैंने तो उसके बारे में पढ़ा है। तो रिपल्शन क्यों हुई? अट्रैक्शन में तो वो एक्चुअली आपस में क्लोज आते हैं ना, आपस में स्टेबल होने के लिए, लेकिन रिपल्शन क्यों होती है? अट्रैक्शन में तो सेम इज समझ द आ। फिनोमेना विद दैट। ओके, व्हाई, एक और क्वेश्चन, व्हाई ग्रेविटी अट्रैक्ट एंड डज नॉट रिपेल? सर सर इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा। Why सर ये strong भी force is much stronger than the electromagnetic and weak force? Why strong force exists? Why weak force exists? Why gravitational force exists? ठीक है, ये जो जितने भी why क्वेश्चन है विद द फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है, फंडामेंटल फोर्सेस मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वीक फोर्स है, या ग्रेविटेशनल फोर्स है, वी डोंट नो व्हाई दिस हैपनिंग। मतलब हमें नहीं पता कि चार्जेस क्यों अट्रैक्ट करते हैं, वजह क्या है अट्रैक्ट और रिपेल करने की। हाँ, क्यों कैसे रिपेल करते हैं, वी नो दैट, ठीक है, किस तरह से रिपेल कर रहे हैं हमें पता है, हम उसको, उसकी बड़ी थ्योरी है हमारे पास, लेकिन वाई का आंसर हमारे पास नहीं है। दैट इज वी कॉल द फोर्सेस ऑफ नेचर, फंडामेंटल फोर्सेस हैं, इसके बारे में हमें वाई नहीं पता, और वाई का अभी तक आंसर ही नहीं पता कि वाई। ठीक है, ओके गुड। अगला बड़ी अच्छी सर सी, वाई को जानने के लिए हमें हम्म, इसका ओरिजिन जानना होगा। ओरिजिन, चले हाँ, ओरिजिन पता है? सर वो डोंट नो रीजन भी सर आज तक वाई। क्या? ओरिजिन का भी नहीं पता किसी को कि जब इसका तक इनका origin है। ओरिजिन पता होगा तो डेफिनेटली हमें कॉज पता चल जाएगी ना कि व्हाई दीज आर एक्चुअली हैपनिंग, ठीक है, तो हमें उसकी कॉज नहीं पता। और ये इट इज रिटेन इन द बुक, ऐसा नहीं है कि मैं खुद से कोई बात कर रहा हूँ, और ये डेफिनेटली फंडामेंटल फोर्सेस की एक बेसिक चीज है, और मैं समझता हूँ कि यही चीज है अल्लाह ताला ने हमसे छुपाई हुई है कि भाई यहाँ कर लो सारी साइंस, लेकिन आपको पता ही नहीं है आप कर क्या रहे हो। ठीक है, एट द फर्स्ट प्लेस आपको पता ही नहीं है बिग बैंग में हुआ क्या है, और हम उसके बाद अपनी सारी की सारी थ्योरियां बना रहे हैं, लेकिन हमें स्टार्ट के बारे में पता एक्चुअली ही के नहीं। पीछे वो कहते हैं ना वाइटल फोर्सेस मौजूद है। ओके, वाइटल फोर्सेस कौन सी हैं, इसके बारे में हम बात कर लेंगे। आप हम इसको शुरू करते हैं आगे, क्योंकि हमने चैप्टर भी स्टार्ट करना है, इसके बारे में डिस्कशन लॉन्ग चल सकती है। वेलकम, वार्मली वेलकम इन द व्हाट्सएप ग्रुप। अच्छा, अब मेरे पास एक कांस्टेंट नंबर है 100, और वो एक्चुअली बन के आ रहा है मेरे पास a प्लस बी से, तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू 100। ओके गुड। अब मैंने बता दिया कि दो चीजों को या ए और बी को मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास 100 आ रहा है। अब अगर मैं कहता हूं कि अगर ए की वैल्यू जो है वो 10 है, तो बी की वैल्यू क्या होगी? 90। 90 होगी, सिंपल। अगर मैं ए की वैल्यू को बड़ा करता हूं, मतलब मैं कह लेता हूं कि मेरी ए की वैल्यू है 60, तो बी की वैल्यू के साथ क्या होगा? 40 कम हो जाएगी। 40 कम हो जाएगी। एक बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है। इसी तरह अगर मैं मल्टीप्लाई करने की बात कर लूं, मीन्स कि ए जो सॉरी ए डॉट बी इज इक्वल टू 100, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, नंबर्स हैं जस्ट। तो मैं अगर फॉर एग्जांपल कह दूं कि मेरे पास जो ए है वो है 1, व्हाट विल बी द बी? 100। 100। ये बड़ी ट्रिवियल एग्जांपल है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मैं ए को बड़ा करता हूँ, ए को ज्यादा करता हूँ, मैं कह लेता हूँ मेरे पास ए 5 है, व्हाट विल बी द बी? 20। 20। पहले से एक बढ़ा रहा हूं, दूसरी कम हो रही है। अगर मैं ये कह दूं मेरे पास 50 है ए, 52 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा, लेकिन आंसर वही रह रहा है। अब इसमें इसमें कहने का क्या मकसद है? कहने का मकसद ये है कि अगर
दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होके एक कांस्टेंट चीज दे रही हैं, वो कांस्टेंट चीज दे सकती हैं अगर वो इस तरह से बढ़ और दूसरी इस तरह से कम हो रही हो कि उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहे, सेम रहे. इज दैट अंडरस्टैंडेबल और नॉट? यस सर। ओके गुड. ठीक है, ये बड़ी मजे की चीज है. उसके सामने मैंने ये इसलिए लिखा, मुझे भूल जाना था. बलून की एक एग्जांपल है. आपको बलून नजर आ रहा है? मैं स्क्रीन शेयर ऑफ करने लगा हूं, आपको टोटल स्क्रीन यही नजर आएगी. कहाँ गया भाई? स्टॉप शेयर. ओके, आपको पूरी स्क्रीन ये नजर आ रही है? मैं नजर आ रहा हूँ अब? जी सर। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा ब्लो करता हूँ. आपको ये नजर आ रहा है निशान? यस आ रहा है। अब ये समझ लें कि ये निशान जो है ना, ये काइंड ऑफ एक इंटेंसिटी है किसी चीज की, और ये बलून का एरिया है. अब एरिया बलून का एक छोटा सा है और इंटेंसिटी बड़ी हाई है क्योंकि ये बहुत डार्क नजर आ रहा है. क्लियर होगी बात? फिर से बताता हूं. ये जो आपको डॉट नजर आ रहा है ये बहुत इंटेंस है, डार्क है. इसका मतलब है कि ये बहुत हाई इसकी जो है ना वैल्यू है, जबकि इसका जो एरिया है बलून का वो क्या है, कम है. एरिया कम, इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा. इज दैट क्लियर? यस सर। अब मैं इसको थोड़ा सा और ब्लो करता हूँ. वाओ, अब देखें जरा, अब क्या हुआ, कोई एक्सप्लेन करेगा? इंटेंसिटी कम हुई है। हाँ, अब इस कलर की इंटेंसिटी कम हो गई और एरिया क्या हो गया, इंक्रीज। ज्यादा हो गया। ज्यादा. अब मैं अगर इंटेंसिटी और एरिया को मल्टीप्लाई करूं फॉर दैट एरिया, तो क्या वो जो प्रोडक्ट होगा वो चेंज होगा? नो। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. इसका मतलब ये इंटेंसिटी जितनी बढ़ती जाएगी, जैसे कि मैं अब इसको कम करता हूं, तो इंटेंसिटी बढ़ रही है, एरिया क्या हो रहा है, कम. ठीक है, एरिया कम, इंटेंसिटी ज्यादा. तो इसका मतलब है कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट. समझ में आ गई बात कि नहीं समझ में आई? यस सर। गुड, नेक्स्ट चलते हैं जी. अच्छा जी, ये जो चार्ज डेंसिटी होती है ये क्या होती है? जैसे कि हमने मास डेंसिटी पढ़ी है ना, मास डेंसिटी क्या होती है जी? मास डेंसिटी होती है सिग्मा इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. इसी तरह हम चार्ज डेंसिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं. चार्ज डेंसिटी एक सिंगल लैम्बडा होती है जिसको कि हम कहते हैं कि चार्ज पर यूनिट लेंथ. ये हमारे पास है लीनियर चार्ज डेंसिटी. ठीक है, इसी तरह हम चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं सिग्मा के साथ. सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, किसी एक स्पेसिफिक एरिया, टू डायमेंशनल एरिया के ऊपर अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम उसकी चार्ज डेंसिटी कहते हैं कि कितने एरिया पे कितना चार्ज है. इसी तरह हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को भी लेते होते हैं, वो हम लेते होते हैं रो से ही, वो होती है Q ओवर V, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. लेकिन क्योंकि एफएससी के अंदर जस्ट हमें एक ही चीज की जरूरत है, वो है चार्ज पर यूनिट एरिया की. तो ये हमारे पास क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं. ये हमारे पास लाइन चार्ज डेंसिटी है, ये हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है. ठीक है, लेकिन एफएससी में हमें ये पढ़ते हैं. और ये जो अभी मैंने आपको दो चीजें और बता दी हैं, यही मकसद होता है कि जब आप एफएससी को पढ़ रहे होते हो तो एफएससी के लेवल पे नहीं एफएससी को पढ़ते. हमने हायर लेवल पे एफएससी को पढ़ना है. कि आपने तैयार एफएससी होती है लेकिन आपको हायर लेवल की बातें पता होती हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपने उसको अपने ओपन माइंडेड वे के साथ पढ़ना है. ओके, ये बड़ा मजे का सवाल है. और मैं जो अभी ब्रेन प्री टेस्ट दिया था उसमें मैंने ये पूछा था, ये कौन सा वेक्टर है जी, इसकी डायरेक्शन है जी इस साइड पे, वेक्टर ए है. ठीक होगी बात. इसका मैं नाम या इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ, ये है 5. दूसरा वेक्टर है, अब ये डेफिनेटली इस डायरेक्शन में है, ये वेक्टर है बी, और इनकी मैग्नीट्यूड सेम है. ये इसकी क्या वैल्यू होगी, मुझे बताएं, इसकी क्या न्यूमेरिकल वैल्यू होगी? वाह, गुड. मैग्नीट्यूड 5 ही होगा लेकिन डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगी, तो इसको हम जब लिखेंगे तो -5 -5, साथ में जो वेक्टर साइन होगा. यस. अब मैं इसको साइंस में नहीं लिखता, चलें अगर लिख भी लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आई लिख लेता हूँ. ठीक है, अच्छा. अब मुझे ये बताएं, एक मेरे पास ए है, एक मेरे पास बी है. अरे भैया, मैं अगर इनका वेक्टर डिफरेंस लूंगा, ए माइनस बी करूंगा तो क्या आएगा, अंडा? जीरो। वेक्टर को आप सिंपल अरिथमेटिक रूल से सॉल्व नहीं कर सकते ना.
इसके लिए तो हेड टू टेल रूल लगाना पड़ेगा। अरे भैया हेड टू टेल आई पे है ना, आई पे पड़े हुए हैं, तो हेड टू टेल लगाएंगे भी तो वहीं पे पहुंचेंगे जहां पे हमारे पास सिंपल जबरा पहुंचता है। मैग्नीट्यूड फिर इसका नल वेक्टर होना चाहिए। क्यों भाई? वो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 10 आएगा। माइनस कैसे निकालते हैं हम? ए माइनस बी। ओके, ए की जगह पे ए की वैल्यू, माइनस की जगह पे माइनस, और बी की जगह पे बी की वैल्यू। ठीक है, ओके। तो वी विल गेट 10। ओके, और अगर आप हेड टू टेल से भी इसको ऐड करोगे तो यू विल गेट द सेम थिंग। ठीक है, क्योंकि हम माइनस में क्या करते हैं कि बी वेक्टर का जो जिसको माइनस करना होता है उसको पहले माइनस से मल्टीप्लाई करता है, तो ये जा जाएगा प्लस, फिर उसको पहले वाले में ऐड करते हैं बाय हेड टू टेल रूल, तो यू विल गेट दिस वन। ठीक है, तो 5 + 5 आ जाएगा आपके पास 10, सिंपल। ठीक है, तो इसका मतलब है जब आपके पास वेक्टर डिफरेंस आ रहा होता है, यू हैव टू थिंक अबाउट द डायमेंशंस, डायरेक्शंस। ठीक है, तो ये बड़ी मजे की चीज है। अच्छा, लास्ट, आई थिंक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल का क्या सीन होगा? अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा इनसाइड द मेटल, तो क्या सीन होगा? 0। वजह, 0। वजह शरीफ। क्या है वजह शरीफ? लाइंस पॉजिटिव शुरू होती है, नेगेटिव पे एंड होती हैं। इनसाइड जो चार्जेस हैं हाँ वो तो टाइटली बाउंड होंगे ना, भाई, मेटल्स तो हैं क्यों? उनकी वजह से किसने जो कहा? उनका मेटल्स हैं कंबाइंड किस? इफेक्ट है वो शुरू हो जाएगा। मेटल्स हैं, उसमें तो बड़े फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम्म, ओके। वो सारे रिपल। बड़ी बड़ी मजे की बात करने लगा हूं, बड़ी मजे की बात। एक बात हमें पता है कि चार्जेस कैन फ्रीली मूव इनसाइड द मेटल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव चार्ज ही है, सॉरी नेगेटिव चार्ज ही है, तो मैं उसके अंदर देख सकता हूँ कि वो फ्री चार्ज फ्रीली मूव कर सकते हैं। ओके गुड। वैसे आपको पता है मेटल नॉर्मली न्यूट्रल होती है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता, ऐसे ही है ना? वैसे तो मेटल सारी की सारी, नेगेटिव होते हैं। वैसे तो मेटल्स एटम से मिलके बने हैं, एटम न्यूट्रल हैं, तो ओवरऑल मेटल भी क्या होती हैं? न्यूट्रल। ओवरऑल मेटल न्यूट्रल होती हैं। ठीक है, कोई भी मटेरियल होगा ओवरऑल वो न्यूट्रल होगा, अगर वो आपने उसको वैसे कोई चार्ज नहीं दिया हुआ, तो क्योंकि वो सारा का सारा एटम से मिलके बना है। तो एटम्स अगर न्यूट्रल हैं, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो डेफिनेटली एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है, और मेटल भी फिर क्या होंगे? ओवरऑल न्यूट्रल होंगे। क्लियर होगी बात? लो जी, ये मेरे पास आ गई है मेटल। ये कौन सा है? आइसोलेटेड है, मतलब ये किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक होगी बात? अब मैंने क्या किया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। क्या दे दिए? हेलो, जी। ये सर 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। कि क्या करेंगे, ये कहाँ जाएंगे? इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, वो एक दूसरे के इफेक्ट को अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से कैंसिल कर देंगी। कैंसिल करेंगी? अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से ये इसको रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? रिपेल करेगा यकीनन। ये भाग के इतना लगेगा? ये इसकी आखिरी हद है ना इससे दूर जाने की, ओके। और ये इसकी आखिरी हद है इधर से दूर जाने की। ये इधर कोने कोने में पहुंच जाएगा, और डेफिनेटली इसके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बीच में। फ्री रीजन है ना वहां पे, इन दोनों चार्जेस के दरमियान में हाँ जीरो फील्ड लोकेशन होगी, हाँ, न्यूट्रल जोन जिसे कहा जाता है। या इसके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। ऐसे ही है, बिल्कुल बात ऐसी है। ऐसे ही अगर मैं और 2 चार्जेस रखता हूँ इस तरह करके, फॉर एग्जांपल आपको सिंपलिसिटी के लिए, तो ये एक इधर मूव कर जाएगा, एक इधर मूव कर जाएगा, बीच में कोई फील्ड होगी? नो, नो, दरमियान में खाली रीजन। खाली रीजन हो जाएगा। परफेक्ट। तो इसका मतलब है जब भी आइसोलेटेड, मतलब ऐसा कंडक्टर है जो आइसोलेट किया हुआ है, कहीं से के साथ कनेक्टेड नहीं है, उस पर जितना भी चार्ज फेंकोगे वो सारा का सारा काम मूव कर देगा सरफेस के ऊपर। सरफेस पे। परफेक्टली फाइन। सारा का सारा चार्ज जो होगा वो सरफेस के ऊपर आ जाएगा, और इनसाइड द मेटल फील्ड हमेशा क्या रहेगी? 0। ठीक है, वो फील्ड बनने अंदर सर नहीं मैंने ना दे। हम्म, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में पढ़ा था, जो चार्जेस होते हैं ना ये प्लेट के इनसाइड रिजाइड करते हैं। वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होती है ना, एक दूसरे को वो बैलेंस कर देती हैं, उनकी जो फील्ड ऑफ लाइन की डायरेक्शन होती है
यानी इसी तरह जिस तरह आप बता रहे हैं कि डायरेक्शन जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दरमियान में फील्ड फ्री रीजन हो जाएगा। यस तो इस यस वजह से मैं कह रहा था कि ये चार्जेस बाउंड होते हैं, इस वजह से वहां पे फील्ड लोकेशन 0 हो जाएगी। अगर तो चार्ज ये भी नहीं मैं है ना, यहाँ पर कर दूं। हाँ बिल्कुल ठीक है बात। अगर तो वो न्यूट्रल है ना, तो न्यूट्रल में तो डेफिनेटली वो एक दूसरे की फील्ड को कैंसिल कर रहे हैं ना ओके। ओवरऑल। अगर तो न्यूट्रल है, मैंने तो इसको खुद से चार्ज दिया है ना, तो डेफिनेटली वो चार्ज भागेगा फिर सरफेस के ऊपर। क्लियर? यस सर। अच्छा सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन है यस कि अगर हम एक चार्ज रखें तो क्या होगा? आपने दो दो रखे हैं, अगर हम डेफिनेटली। अकेला एक रखेंगे तो वो किधर जाएगा? ओके गुड। यस, इसको देख लेते हैं। अगर अकेला चार्ज होगा तो मूव तो उसको सरफेस पे करना चाहिए, कि बीच में तो वो रह नहीं सकता। तो अकेला चार्ज अगर सर मौजूद होगा वहां पे, सॉरी आपकी बात काटनी आ जी रही है, जी तो जी। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यकीनन एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि जहां पे भी चार्ज होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, उसका वो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन होगा। अभी तो आपने अकेला चार्ज अगर उसके ऊपर बात की है, तो इसका मतलब वहां पे मेटल के ऊपर आपके पास एक्सेस चार्ज मौजूद है। दैट्स वाई वहां पे नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड भी। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो आपने बात की है ना जैन, अगर सिंगल चार्ज होगा तो दैट दैट काइंड ऑफ स्पेशल केस फील्ड हो सकते हैं, क्योंकि उसको कोई कोई रिपेल करने वाला नहीं है, तो उस पर्टिकुलर रीजन में मे बी फील्ड हो। क्योंकि जब हम इसकी बात कर रहे होते हैं ना, तो हम लिखते हैं एक्सेस ऑफ चार्ज जो होगा वो हमारे पास आउटर फील्ड की तरफ मूव करता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि देयर इज अ सिंगल चार्ज। तो सिंगल चार्ज काइंड ऑफ हम उसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स में या क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पढ़ते ही नहीं है, यू अंडरस्टैंड? क्योंकि हम सिंगल इलेक्ट्रॉन्स या सिंगल चार्जेस को हम क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पढ़ते हैं, QED में पढ़ते हैं, ना कि हम सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, तो इस केस में हम उसको स्टडी नहीं करते, क्योंकि एक्सेस ऑफ चार्जेस को हम स्टडी कर रहे होते हैं। सिंगल चार्जेस में फिर सिनेरियो ही और हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? सर गुड। सर ये हॉलो स्फीयर की बात हो रही है या सॉलिड स्फीयर की? ये हमारे पास सॉलिड है, और कंडक्टर है। मतलब ये कोई इंसुलेटर नहीं है, ये कंडक्टर है। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं जी। ओके, अब नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करते हैं। मेरी ब्रेन स्टॉर्म में मेरी 40 मिनट चले गए हैं, कैसी मजे की बात है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस को हम पढ़ेंगे एट रेस्ट। रेस्ट में पढ़ेंगे, होंगे चार्जेस जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे। तो फर्स्ट जो फंडामेंटल लॉ है, जो कि फंडामेंटल बेस है, जो हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस किए थे, उसे हम कहते हैं कोलम्स लॉ। अब कोलम्स लॉ क्या हमें बताता है? सिंपली अगर मैं उसको इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज मेंट बाय कोलम्स लॉ, तो आप सिंपली कहोगे कोलम्स लॉ इज अ लॉ दैट एक्चुअली डिस्क्राइब द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द टू इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, एंड इट सेज दैट the force between the two charged particles is directly proportional to the product of charges and inversely proportional between the distance of these two charges. Okay, तो सिंपली हम इस तरह से बता सकते हैं। अब ये सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो कोलम्स लॉ है वो इस तरह से हमारे पास एक्सप्रेस कर दिया जाता है, और फाइनली हमारे पास ये आ जाती है। और ये ट्रिवियल है, मुझे यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने की इतनी खास जरूरत नहीं है। हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये फोर्स म्यूचुअल फोर्स है, किस किस के दरमियान? Q1 एंड Q2 के दरमियान, और इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास R स्क्वायर है। अब ये इटसेल्फ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसके अंदर से मल्टीपल वेज के साथ क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर चार्ज को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा, चार्ज को हाफ कर दिया जाएगा तो क्या होगा, आर को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा, हाफ किया जाए तो क्या होगा। तो ये डेफिनेटली आपको इसके साथ खेलना आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन करने के बाद हम माइक ऑफ कर दिया करें। ओके, अच्छा जी। अब जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जो कि K है, एक्चुअली वो एक्चुअली डिपेंड कर रहा है हमारे पास परमिटिविटी के ऊपर, किसी मीडियम की परमिटिविटी के ऊपर। तो वो है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास बड़ी मजे की बात है कि जो कांस्टेंट है जो कि प्रोपोर्शनैलिटी दे रहा है बिटवीन फोर्स एंड दीज चार्जेस एंड डिस्टेंस, वो हमारे पास है K। और मजे की बात, वो मीडियम डिपेंडेंट है कि कितना मीडियम परमिट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को बनने में। जैसे कि अभी मैंने बात की, जो मेटल है क्या वो परमिट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, मतलब अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनने देता है? यस। नो। नो, बिग नो, देयर इज अ बिग नो। ठीक है, तो जो परमिटिविटी ऑफ द मेटल होगी वो क्या होनी चाहिए?
कितनी रेजिस्टेंस दे रहा है? जीरो। Infinite. परमिटिविटी कितनी परमिट कर रहा है? परमिट ही नहीं कर रहा ना, जीरो परमिट कर रहा है। तो जो परमिटिविटी होगी वो इनफाइनाइट होगी, तो उसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पास करेगी। जीरो नहीं होनी चाहिए, इन्फिनिटी होगी तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अभी देख लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो ओवरऑल फार्मूला आ गया वो हमारे पास ये आ गया, तो जो कि बता रहा है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। गुड होगी। अच्छा, अब अगर इसकी वेक्टर फॉर्म को देखा जाए तो हमने क्या देखा कि देयर इज अ Q1, देयर इज अ Q2। अब Q1 Q2 पर एक फोर्स लगा रहा है, उसको मैं कह देता हूं F21, मतलब 1 लगा रहा है 2 पर फोर्स, और वो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में होगी। अच्छा, अब इसकी अगर मैं दूसरी फोर्स को देख लूं, जो कि एक्चुअली है म्यूचुअल फोर्स ही, लेकिन अगर देखा जाए तो ये अगर इस पर फोर्स लगा रहा है तो वो कितनी फोर्स होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? F12 मैंने इसे डिनोट कर रहा हूं, और दोनों ऑपोजिट हैं, तो हैं बराबर क्योंकि म्यूचुअल फोर्सेस हैं, लेकिन हैं ऑपोजिट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं पूछ लूं कि Q1 Q2 पर 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, वेक्टोरली अगर देखा जाए तो Q2 Q1 पे कितनी फोर्स लगा रहा होगा, तो कितनी लग रही होगी? 5 ही। ना, वेक्टोरली कह 5 न्यूटन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, वेक्टोरली कह रहा हूँ तो डेफिनेटली 5 न्यूटन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में तो मैं कहूंगा -5 न्यूटन लग रही होगी विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वन। ओके गुड। अच्छा, अब जैसे कि मैंने अभी आपको बात की कि हमने तो जो ये वाला जो फार्मूला था, ये वाला फार्मूला था, ये फ्री स्पेस के लिए था, ठीक है। लेकिन अगर हमने दो चार्जेस के बीच में और कोई मीडियम रख दिया है, तो वो डेफिनेटली अपने ही लिहाज से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को पास कराएगा या उसकी फोर्स को कम्युनिकेट करवाएगा, और वो डिपेंड कर रहा होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द स्पेस, ठीक है, ऑफ दैट मटेरियल। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या बताएगी कि कितना मैं परमिट करने दूंगी। अगर तो वो परमिट करने ज्यादा देती है तो फिर डेफिनेटली आर क्या होगा? स्मॉल आर, एप्सिलॉन आर स्मॉल होगा, तो क्योंकि डिवीजन में है ना, ये डिवीजन में है, तो फिर फोर्स क्या होगी? ज्यादा। लेकिन अगर आर हो बड़ा तो फिर फोर्स क्या होती जाएगी? कम, क्योंकि वो डिवाइड करता जाएगा तो फोर्स होती जाएगी कम। इसको मैं और बेस के साथ लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू F0 ओवर एप्सिलॉन आर। F0 जो कि फ्री स्पेस में है, ठीक है, और एप्सिलॉन आर किसी मीडियम में अगर आप फोर्स को देखोगे तो। अब ये बड़ी मजे की चीज है, कोई भी रिलेटिव परमिटिविटी लेस देन 1 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा फोर्स जो है वो वैक्यूम में लग सकती है। कोई और मीडियम बीच में लाओगे तो भैया फोर्स क्या होगी? हमेशा कम होगी। इज दैट क्लियर? और अगर मैं मेटल बीच में ले आऊं, मतलब अगर मैं मेटल बीच में ले आऊं तो फिर कोई फोर्स लगेगी या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसके बीच में? नॉट एट ऑल, क्योंकि आपके पास एप्सिलॉन आर फॉर मेटल्स वो क्या होती है? इन्फिनिटी। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल नहीं बनती। और ये बड़ी मजे की बात है कि आपके पास जो डिस्टिल्ड वाटर है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी सबसे ज्यादा है। और बड़े मजे की बात है क्योंकि एफएससी से रिलेटेड ही वो आपसे एमसीक्यूज बन रहे होते हैं पीपीएससी में मोर स्पेसिफिकली। तो ये जो साइड में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, खास करके एफएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो जब पेपर भी बना रहे होते हैं तो इसी को ही देख के बना रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फोर्स, फील्ड ऑफ फोर्सेस, ठीक है। अब सर वो यहाँ पे मैं बात काट रहा हूँ आपकी। जी जी। एक क्वेश्चन है कि जो कूलम्स लॉ है ये सिर्फ स्टैटिक चार्जेस पे अप्लाई होता है या यप वेरिएबल यप मूव करते हुए चार्जेस पे यप अप्लाई होता है? स्टैटिक चार्जेस, स्टैटिक चार्जेस या कीपिंग द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन को हमने वायलेट नहीं करना, तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही ला है। अगर इसमें इलेक्ट्रोडायनामिक्स आ जाएगी तो फिर ये आउट हो जाएगा, ठीक है। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसको नहीं पढ़ेंगे, सही है। देयर इज नहीं, अनदर अगर इस क्वेश्चन तरह सर। से हम्म। एक मिनट, इस तरह हो सकता है कि दोनों चार्जेस जो है वो मूव कर रहे हैं और दोनों का जो इंटरनल डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा, तो क्या फिर अप्लाई होगा कि नहीं होगा? नहीं, आपको पता है अगर एक्सेलरेटेड चार्ज हूं व्हाट विल हैपन? रेडिएशन एमिट करते हैं। या वी विल लेकिन हैव टू चलें अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं फिर?
यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करें, हाँ तो रिलेटिवली कोई उनको मसला नहीं है। अगर रिलेटिवली वो अगर रिलेटिविस्टिक स्पीड पे नहीं है, तो अगर स्लोली मूव कर रहे हैं, वेरी स्लोली, तो फिर कोई मसला नहीं है। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फॉलो करेंगे तो कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन अगर डेफिनेटली वो रिलेटिव मोशन उनका डिफरेंस है और स्पीड भी हाई है, तो डेफिनेटली फिर उसके अंदर इशू आएगा, ठीक है। ओके।